सही बात है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे काफ़ी पहले हमेशा एक्टिव रहते थे। उनका कोशिश होता था कि बिहार में क्राइम जो है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन आप कुछ समय से आप देखिएगा कि या कुछ सालों से जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का तबीयत अस्वस्थ हुआ है, तब से क्राइम जो है बढ़ते जा रहा है। ये जो सरकार का राज नहीं है, जनता जो है ना, वो नेता को चुनते हैं और नेता का काम होता है कि सरकार चलाना। तो ये सरकार जो है ना, नेता नहीं चला रहा है, ये सरकार जो है अफसर चला रहा है। जो नीतीश जी के अगल बगल में कुछ अफसर जो हैं, वो इस सरकार को चला रहे हैं। उनको कोई डर भय नहीं है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हमारे ऊपर है कौन। उनको लगता है कि हम ही मालिक हैं। जबकि ब्यूरोक्रेट जो है ना, वो कभी सरकार नहीं रहा। वो हमेशा सरकार का आदेश मानने वाला रहे हैं और उनका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखना। आज हर जगह जब ऊपर में ही इस तरीके से, तो नीचे में भी वही है। यहाँ नीचे में हर थाना में आप चले जाइएगा तो वहाँ पे पैसे का वाही करने में लगे हुए हैं। थाना अध्यक्ष हो, उसके ऊपर सीनियर हो, डीएसपी हो, एसपी हो, सब लोग दारू का डिलीवरी में लगे हुए हैं। कैसे पैसा हमको मिल सकता है। कल तो पुलिस वाला ने परसों गया में एक व्यक्ति को जान ले लिया। वो अपने एरिया से दूसरे एरिया में चला गया, अपराधी को वहाँ पे अपने गाड़ी के नीचे कुचल डाला। तो इस तरीके से भी घटना आता है। सिर्फ वो कि उनको पैसा दारू बेच रहा है, उनका हफ्ता वहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से घटना सामने आ रहा है और ये लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, इसलिए इस तरीके से है। अभी ये बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और जनता को अगर तकलीफ को दूर होना है तो एक ही विकल्प है कि सरकार बदल के जब हम लोग आएंगे तो सही तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे तो क्या है कि चुनावी मूड में चले गए सरकार, वो प्रेशर पॉलिटिक्स पे सरकार है। बीजेपी चाह रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, नीतीश जी के लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, चिराग जी चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े। उनको अभी ये नहीं पता है कि हमारे पास अभी समय है, नवंबर तक उनके पास सरकार का समय है और जनता के लिए डिलीवरी देना। उनको ये सब बिल्कुल ही नहीं सोचना कैसे भारत सरकार किस तरीके से अब चुनाव आयोग को आगे लाकर बिहार के तमाम हर जाति, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब 11 डॉक्यूमेंट के तहत हर एक वोटर को जांच हो रहा है। जब ऐसे समय में, जिस समय में सरकार को चुनना है जनता को, जनता देखना है कि ये वोटर जो सरकार अच्छा काम किए कि नहीं करे। अब इसे जगह पे इस वोटर को बताया जा रहा, पूछा जा रहा कि तुम इस राज्य के, इस देश के नागरिक हो कि नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और जनता परेशान है और ये काम होने वाला नहीं है एक महीना में, 2 महीने में। ये काम के लिए लंबा समय है। या हमको ये आपत्ति नहीं है कि क्यों कराया जा रहा है, ये होना चाहिए। जैसे 23 साल के बाद, 22 साल के बाद हो रहा, तो ऐसे इनके लिए या लोकसभा चुनाव के बाद ये काम करना चाहिए समय रहते हुए 1 साल, या चुनाव के बाद कर लेना चाहिए। अभी ऐसे समय में आप जब जहाँ देखिए कि 30% की आबादी जो हमारी है, जो दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, वो कैसे आके यहाँ पे करेंगे। और वो नहीं आ रहे, उनका भी फॉर्म जमा हो रहा है और जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन के तहत पेपर जमा नहीं हो रहा है। अभी देखिएगा सोशल मीडिया पे भी आप देखने के लिए मिलता होगा कि किस तरीके से पेपर जमा हो रहा है। और जब अगर गाइडलाइन के तहत अगर नहीं हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। सारे शिक्षक को इस काम में लगा दिया गया है। बिहार के जितने भी स्कूल है वो ठप पड़ा हुआ है, बच्चे का भविष्य जो है अंधकार में है। तो इस सब पे कोई से देखने वाला, कोई सोचने वाला नहीं है, चाहे वो भारत सरकार हो, ना चुनाव आयोग हो, ना ही बिहार के सरकार हो। तो अनकंट्रोल राज्य है। ठीक है, राज्य में, देश में यही संविधान में है कि आप देश के, राज्य के नागरिक हैं और स्वस्थ हैं तब आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। और यहाँ पे स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हो गए, लेकिन उनको हटाने का किसी में दम नहीं है। जबकि प्रक्रिया है, या मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद स्वयं हट जाना चाहिए, किसी को आगे ले आना चाहिए, या नहीं तो ऐसे कैसे उनके हाथ में पूरे राज्य का भविष्य, 13 करोड़ की आबादी का भविष्य मुख्यमंत्री जी कैसे देख रहे हैं। क्योंकि वह खुद तबीयत खराब है और ये कई प्लेटफॉर्म, कई ऐसे जगह पे नीतीश जी इस तरीके से बोलते, इस तरीके से करते, इससे जनता में, हर एक गांव गांव में लोगों को पता है कि नीतीश जी अस्वस्थ हो गए। हम हमेशा कामना करेंगे कि नीतीश जी स्वस्थ रहे, लेकिन ऐसे उम्र में हर आदमी के साथ ये होता है। कल हम भी अगर 70-75 की उम्र में पहुंचेंगे, शायद मेरे साथ भी ये हो सकता है। तो ऐसे जगह पे रिटायरमेंट लेना चाहिए, अगले पीढ़ी को आगे लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अवसर जो है हावी है। तो क्या आप मानते हैं कि नीतीश जी को स्वेच्छा से कुर्सी त्याग देना चाहिए अपने स्वास्थ्य को देखते हुए? जी हाँ, बिल्कुल, स्वेच्छा से उनको कुर्सी को त्याग करना चाहिए। कुछ साल पहले उन्होंने जाहिर भी किया था कि आगे तेजस्वी जी लीड करेंगे बिहार को, क्योंकि वो लोग जो राजनीति किए हैं
वो समाजवादी राजनीति किए हैं, सबका साथ सबका विकास वाला राजनीति किए, सभी जाति सभी धर्म को लेके चलने वाला राजनीति किए। तो वो ये विरासत जो है हम ही लोग लेके चल सकते हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हो या हम हो या चिराग पासवान हो, हम ही लोग उनके विचार को लेके जा सकते हैं। और बाकी लोग बिहार में जो है वो राज करना चाहता है, हम लोग जो है अपनी गुलामी को जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। आज अगर हम पेट भरते हैं तो भूख मिटाने के लिए करते हैं, ना ही कि पेट भरने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बरसों से हमारा समाज जो है शोषित है, वंचित है, उनके हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे जगह पे नीतीश जी को हम लोगों को ऊपर आशीर्वाद देना चाहिए, स्वेच्छा से उसको कुर्सी छोड़ना चाहिए। 3 युवा हैं बिहार में आज की डेट में, अगर देखें तो एक मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, तीनों में उपयुक्त कौन है? किन पे आशीर्वाद होगा? अभी तो तेजस्वी जी को ही आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, 2 बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, और राज्य उनको मौका मिलेगा तो अच्छी तरीके से चलाएंगे, ठीक है, उनको अभी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो वोटर रिवीजन का जो काम चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में नेपाल के लोग, बांग्लादेश के लोग, म्यांमार के लोग, ऐसे लोग घुस चुके हैं बिहार के अगल बगल बॉर्डर इलाके में, जमीन खरीद के घर बना के, सब फर्जी तरीके से। तो उसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है अगर कर रहे हैं तो? देखिए, ये मेरा कहना है कि ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। ये सरकार आंकड़ा पेश करे, डाटा पेश करे कि उनको कैसे पता है कि कौन बांग्लादेश से आके, म्यांमार से आके, कहाँ से, पाकिस्तान से या चाइना से, कहाँ से, नेपाल से, कहाँ से लोग आए हैं, कौन आए हैं, उनकी डाटा जारी करना चाहिए ना। और रहा कि ये किनकी जवाबदेही है। राज्य में आपके 20 साल से एनडीए की सरकार है, भारत सरकार है, आपके 11 साल से आपके पास सरकार है। अगर अगर ऐसे अगर दूसरे कंट्री के लोग अगर आके हिंदुस्तान में अगर बस गए, घर बना लिए, वोटर आईडी कार्ड बना लिए, आधार कार्ड बना लिए, तो सरकार को तो डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे सरकार को, जिनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, देश के सीमा जो सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब। तो पहले वो डाटा तो जारी करे। खाली आप किसी को सिर्फ अभी आप जो काम गलत कर रहे हैं उनको खाली जस्टिफाई करने के लिए इस तरीके का आप बात रख रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है। और रहा कि हम मना कहाँ कर रहे हैं करने के लिए। अगर इसमें अगर ये वोटर में अगर 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोग अगर बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है या अन्य देश के लोग हैं, तो ये जवाब कौन देगा? ये भारत सरकार को देना है। अगर ऐसा हुआ तो ये तो घोर अनर्थ हुआ है। इसी वोट पर तो 2024 में चुनाव हुआ है। अगर इस 2024 में चुनाव हुआ और ये बांग्लादेशी आके वोट गिराया है तो ये तो बहुत घोर अपराध हुआ है। तो ऐसी जगह पे 40 के 40 सांसद का इस्तीफा लेना चाहिए, उसका सदस्यता समाप्त करना चाहिए। ये पहले ये काम उनको सुनिश्चित करना चाहिए। और ये आंकड़ा कैसे, कहाँ से आपको मिला है कि इस कंट्री से है? तो सरकार अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए और फिर आंकड़ा जारी करना चाहिए। ऐसे नहीं फर्जी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ भी आप डाटा भेज दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप लिखित में लाइए ना भाई। आप कह रहे हैं कि किशनगंज में, अररिया में आधार कार्ड 100% से जगह 125% बना है, तो आप ये कैसे जनगणना डिसाइड करते हैं कि 2011 में ही लास्ट जनगणना हुआ है, तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ज़्यादा बना कि कम बना हुआ है? क्योंकि आधार कार्ड का जो पॉलिसी है, आधार कार्ड बनाना कैंसिल करने का पॉलिसी नहीं है। तो जो आदमी जीवित है उसका भी आधार कार्ड अभी है, और जो मर गया, मृत हो चुका, उनका भी आधार कार्ड रखा हुआ है। आप आधार कार्ड का डिलीट करने वाला कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है। एक बार वोटर लिस्ट में है कि अगर मान लीजिए कि किसी का डेथ हो गया तो बीएलओ जो है उनको जानकारी मिलने पे वहाँ पे नाम काटने का प्रोसीजर है। ये इनकम टैक्स में आपके पास पैन कार्ड है, अगर आप 5 साल तक इनकम टैक्स नहीं भर रहे तो ऑटोमेटिक आपका पैन कार्ड जो है सिलेंडर हो जाएगा। तो ये सब प्रोसीजर है, वो आधार कार्ड के साथ है नहीं। तो एक माहौल बनाया जा रहा, परसेप्शन बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का बताया जा रहा। आप अररिया और किशनगंज और कटिहार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आप बक्सर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? आरा के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? तो ये एक माहौल बनाने के लिए जो वो काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। वो उसको किसी भी हालत में वो देख रहे हैं कि बिहार में सरकार बनना नहीं, जनता जो है इनको दौड़ाने वाला है। तो ऐसे जगह पर उनको पास एक ही ऑप्शन है कि महागठबंधन का वोट को डिवीजन करे, वहाँ से वोट को खराब करे। बहुत सारे जो उनके वोटर है उनको पता है कि ये बूथ पर महागठबंधन हमेशा लीड करने का काम कर रहे हैं। यहाँ से 10 आदमी 15 आदमी का कैसे नाम काटना है उसके ऊपर वो लगे हुए हैं। लेकिन बिहार की धरती है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और ना ही हम लोग होने देंगे। यदि अगर जोर जबरदस्ती से अगर कर लेंगे, क्योंकि अभी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, इतना सारा सवाल जवाब हम लोगों का है। चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन के, भारत सरकार का सदस्य बन के काम कर रहे हैं, जबकि वो एक स्वतंत्र पैनल है। हम लोग अगर सवाल कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि विपक्ष जो होता है वो तीसरी आंख होता है।
जो हम नहीं देख पाते वो हमको दिखाते, वो हमारे वो सहयोगी है, जरूरतमंद सहयोगी है। आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं। हम इतना सवाल कर रहे हैं, एक बार भी चुनाव आयोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हम इस तरीके से कर रहे हैं? हम बता रहे हैं कि कल अगर तक आपके पास परसों 80% तक अगर आपने फॉर्म अगर कलेक्ट कर लिया तो उसमें हमको बताइए कि 11 डॉक्यूमेंट के तहत आपने कितना फॉर्म जमा किया है और कौन सा फॉर्म जो है बगैर पेपर के डॉक्यूमेंट जमा किया है। बगैर डॉक्यूमेंट का जमा किया हुआ फॉर्म क्या वैलिड है या 11 फॉर्म के साथ वैलिड है? अगर बगैर फॉर्म जमा किए, पेपर जमा किए, अगर फॉर्म वैलिड है तो आप आदेश निकालिए। मौखिक नहीं ना चलेगा। सरकार है भाई, ये सरकार है, किसी का घर का मामला थोड़े कि मौखिक कुछ भी हो जाएगा। ये सरकार है, सरकार में कोई भी काम करना है, एक चपरासी को भी अगर सस्पेंड करना तो आदेश निकलता है, ऐसे मौखिक नहीं होता। तो उसी इसके लिए उनको आदेश निकालना चाहिए कि हमको अभी आधार कार्ड भी एक्सेप्ट है, पैन कार्ड भी एक्सेप्ट है, हमको वोटर लिस्ट भी एक्सेप्ट है। उनको सारा चीज उनको बोलना चाहिए। या बगैर पेपर का ही एक्सेप्ट है? अगर बगैर पेपर का ही एक्सेप्ट है तो भाई करा क्यों रहे? इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। बॉम्बे में रह रहा, दिल्ली में रह रहा, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, जुड़ा जा रहा है। मेरा स्वयं, हम पटना में रहते हुए हमने जांच करने का कोशिश किया कि भाई इसमें बताइए कि इसमें हमारा डॉक्यूमेंट जमा हो रहा कि नहीं हो रहा। इजली हो गया। मेरे वाइफ जो है बॉम्बे में है, उनका भी इजली से डॉक्यूमेंट जमा हो गया। आप लोग जमा नहीं किए थे? मैंने करवाया, लेकिन मेरा साइन नहीं है। मैं तो बाहर हूं। उसके बाद भी जमा हो गया, जबकि वहां पे लिखा हुआ है कि फिजिकल आदमी को रहना है। तो पेपर जमा हो रहा है तो कहीं ना कहीं सिर्फ उनके ऊपर, बीएलओ के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारा कल तक इतना परसेंट होगा तो तुम्हारा सैलरी रोक देंगे, तुमको सस्पेंड कर देंगे। वो बेचारा करेगा तो करेगा क्या? जहां जो पेपर आ रहा है, जैसे आ रहा है, वो भर उड़ के अपना जमा कर रहा है। कहीं ना कहीं ये आप लोग को हराने की साजिश आप ये कर रहे हैं? पूरा पूरा पूरा। और यहाँ पे अगर इस तरीके से करेगा, यहाँ पे बिहार है, बकसने वाला नहीं है, यहाँ दंगल होगा। और ये इसका जवाबदेही जो है ना, वो चुनाव आयोग का, भारत सरकार का ही है, सरकार का है कि बिहार में अगर इसके, क्योंकि बिहार ही जो है ना, ये वोट के मामले में बहुत गंभीर है। किसी भी जाति धर्म का हो, अगर 5 गो 10 गो वोट वो आदमी है और उसका आप काट दीजिएगा तो फिर यहाँ पे लड़ाई होगा। आप अभी मान लीजिए कि कोई बीएलओ के पास पेपर जमा हो रहा है, आप मना भी नहीं कर रहे कि ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना है, वो जमा इजीली आप पेपर ले रहे हैं, और कल जाके उसका नाम अगर छांट दीजिएगा, वो आदमी बीएलओ के घर पे चला जाएगा, बीएलओ के साथ गलत करेगा, उनके घर जला देंगे, उनसे लड़ेंगे, बहुत सारा चीज हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसे जगह पे आप कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से हुआ, लोगों का राइट के साथ हम खेला हुआ, तो फिर यहाँ पे दंगा फसाद कुछ भी हो सकता है, और कोई भी जाति धर्म के लोग करेगा, और वो गंभीर होता है अपना वोट के लिए। हम यहाँ पे देखे, कई इलेक्शन हमने देखा है कि यहाँ पे कैंप लगता है, अलग अलग गुट बन जाता है, अपने अपने गुट के लिए, अपने अपने समर्थक के लिए, अपने अपने पार्टी के चाहने वाले लोग के लिए वोट गिराने के लिए खून पसीना बहाने के लिए तैयार रहता है, उतावला रहता है। उस जगह पे अगर मान लीजिए किसी भी पक्ष का आदमी हो, तो उसका अगर वोट कट जाए और किसी को वोट देना चाहता हो, वहां पे उनको वोट देने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ 2-4 आदमी का नाम मिसप्लेस हो जाता तो बूथ पे हंगामा हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं करता। अगर मान लीजिए दर्जनों 150 की संख्या में किसी का नाम नहीं है और वो वहां पे वोटर लिस्ट में, तो वहां पे बहुत बड़ा लड़ाई का जगह हो जाएगा, और ये पूरे बिहार में होगा। तो ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहने वाला है। तो इसको देखते हुए चुनाव आयोग सही निर्णय ले, राज्य का हित में निर्णय ले, बिहार के जनता के हित में निर्णय ले, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हित में निर्णय ना ले। ये बताइए, पिछली बार आप लोग की सरकार, पिछली बार अगर देखा जाए तो महागठबंधन की सरकार थोड़े से वोट सीट के लिए नहीं बन पाई। उसका बड़ा फैक्टर माना गया कि ओवैसी जो है सीमांचल एरिया में बहुत सारे सीट को कहीं ना कहीं डैमेज कर दिए। अब ओवैसी आगे बढ़ के चाह रहे हैं कि महागठबंधन में आने के लिए, आपका क्या राय है? देखिए, पिछली बार बहुत जगह हम लोगों महागठबंधन को डैमेज नहीं किया। हाँ, 5 जगह चुनाव वो जीत गए थे, और वो आरजेडी का ही नेता लोग हुआ करते थे कभी अपने एक समय में, और उनको टिकट नहीं मिलने के कारण ओबीसी जी का दामन थाम के वहाँ पे चुनाव जीत गए थे, जिसके कारण 5 सीट वो हार गए थे। लेकिन वो सारे नेता जो ओबीसी जी के साथ है वो थे, वो अभी आरजेडी के साथ आ गए। तो अभी हमको बहुत बड़ा फैक्टर नहीं नजर आ रहा है रहा कि ओबीसी जी साहब को यही कहेंगे कि भाई बिहार में आपका यहाँ कोई संगठन है नहीं, एक जिला में आप वोट ले आते हैं, ठीक है, वो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आपका जो भी लोग आप समर्थन कर रहे हो, ठीक है, अदर जगह तो आपका नहीं है, तो आप लोग हम लोगों को मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, यही कहेंगे। बाकी तो उनकी पार्टी है, स्वतंत्र है वो चुनाव लड़ने के लिए। अभी हमको जहाँ तक लग रहा है लोकसभा में भी कोई ऐसा फैक्टर बना नहीं ओवैसी साहब, उसके बावजूद भी हमारे कांग्रेस पार्टी के वहाँ पे सांसद चुनाव जीत के गए किशनगंज में, और इस बार भी मजबूती से हम लोग वहाँ पे हमारे सभी लोग चुनाव जीत के आएंगे। हम ज़्यादा उनको फैक्टर नहीं मानते हैं। ओवैसी साहब फिर भी लड़ जाते हैं तो क्या आप माना जाएगा कि वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं?
हाँ, जो आज का समय में जो परिस्थिति बना है, सब लोग एकजुट है, एक साथ खड़े हैं। आज हमारे जितने भी अल्पसंख्यक है, जितने भी हमारे महागठबंधन समाजवादी नेता लोग हैं, जो अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो महात्मा गांधी जी को मानने वाले हैं, वो सब लोग आज हम लोगों के साथ खड़े हैं। ऐसे जगह पे अगर ओबीसी साहब अगर दूसरे तरीके से चलेंगे तो निश्चित तौर पे किसी को फायदा देने का कोशिश करेंगे, लेकिन किसी को फायदा वो दे भी नहीं पाएंगे। मुकेश जी, आप पे भी कई सवाल खड़े होते हैं। आप जब से राजनीति स्टार्ट किए हैं, हम भी देख रहे हैं, तब से कभी बीजेपी, कभी जेडीयू, कभी आरजेडी महागठबंधन के साथ, तो मतलब इस बार किसके साथ रहेंगे? हम क्या कर सकते हैं? आप ये मेरे को बताइए, हमने किसी के साथ चीटिंग किया है क्या? हमने किसी को छोड़ा है क्या? लोगों ने हमारे समय समय पर हमको उपयोग कर लिया, समय समय पर हमको धक्का मार दिया। तो धक्का मार दिया तो हम क्या करें? अगर मान लीजिए हम नाव पे बैठे हैं और कोई हमको उस पे से धक्का मार दे, तो हम तो अपना सहारा के लिए तो किसी ना किसी का हाथ पकड़ेंगे। तो हम किसी ना किसी का सहारा पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं उनके साथ चलें। और हम आपने देख लिया कि 2020 में हम वो फैक्टर बने कि एक जगह से हम गिरे तो दूसरी जगह जहाँ पे हम लटके उसका हम सरकार बनाए। तो ये हमारी ताकत है। 2020 में, अभी 24 में आप देखिए तो हमने महागठबंधन के साथ आए, मजबूती से हम लोगों ने कैंप किया और बहुत हद तक जो मोदी जी पिछले लोकसभा में 1 करोड़ वोट से बिहार में वो अधिक से वो चुनाव जीते थे, इस बार उन लोगों को हम लोग 40 लाख वोट पे ला दिए। तो ये हम लोग का ताकत है। जो सीट जो पहले 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख वोट से हारे थे, इस बार हम लोग 70,000, 80,000 के मार्जिन पे, 1 लाख के मार्जिन पे हारे हैं। और वो भी हम लोगों का इंटरनल कुछ कमी के कारण, समय रहते, जैसे अखिलेश जी समय रहते टिकट बांट दिए, ऐसे हम लोग समय रहते हुए अगर हम लोग कुछ लोगों को एडजस्टमेंट कर लेते, टिकट दे देते, कुछ लोग हमारे इधर बागी नहीं होते, तो हम लोग का रिजल्ट जो है इस बार 25+ होता। लेकिन कुछ गलती हमारे हुआ, उससे हम लोगों को सीखना चाहिए। जनता बिहार का जो है अभी इस बार हम लोग के साथ है, लोकसभा में भी हमारे साथ है और विधानसभा में तो स्पष्ट होता है कि हम लोग के साथ ज़्यादा होता है। 1 करोड़ के वोट से 2019 में जीत हासिल किए थे, मोदी जी आगे थे, और जब विधानसभा चुनाव आया तो महज 12,000 का फर्क रह गया। यानी कि इतना बड़ा दूर सफर को हम महागठबंधन ने तय किया। और इस बार तो मजबूती से हम लोग हैं, उम्मीद करते कि अगर सब चीज़ सही रहा तो हम लोगों का सरकार बनेगा। हमने बताइए, अगर हम किसी के साथ चीटिंग करें कि हमारे पास बहुमत आ गया, हम बहुमत को दूसरे के साथ सरकार बनाएं, हम किसी को छोड़कर किसी जगह चले जाएं, तो फिर मेरा गुनाह है। अभी तो हमको तो लोग हमको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। माना जाए कि अभी तक आप ही धोखा खाते हैं। धोखा खा रहे हैं। उधर से गए, भाजपा के साथ गए, भाजपा ने क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, तो उधर से धोखा मिला। अभी तेजस्वी जी के साथ फिर से हैं, तेजस्वी जी के साथ तो 24 का चुनाव हम लोगों ने बहुत मजबूती से लड़ा। अभी हम लोगों का युवा जोड़ी बहुत अच्छा है, फिट है। अभी यहाँ पे हम तो उम्मीद करेंगे कि भाई हमारे पास जो ताकत है, आपने देखा उपचुनाव अकेला हम जब भी लड़े हैं तो हम बड़े से बड़े पार्टी को धूल चटाए हैं। बीजेपी जैसे पार्टी को धूल चटाए, बोछा में जब वो अकेले लड़े तो एनडीए 45,000 वोट लाया और मैं अकेले 30,000 वोट लाया। तो हमारी ताकत आप समझ रहे हैं कितना है। जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीते थे, मुसाफिर पासवान, वो सीट उनको 37,000 वोट से हारना पड़ा। तो मेरा ताकत, तो मेरे साथ मेरा वोट जो है निषाद समाज के सभी उपजाति तो स्ट्रांगली है। अब रहा कि अब सरकार बनाना है तो उसमें हिस्सेदारी भी तो देना पड़ेगा, हिस्सा भी देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे तो हरि कीर्तन करने के लिए तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा भी सोच है कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, हमारे विचार जो है उस विचार लागू हो। आज हमारा संघर्ष जो है, हमारी पार्टी क्यों बना, एक आंदोलन से पार्टी बना। निषाद समाज को रिजर्वेशन दिलाने के लिए पार्टी बना है। अगर पावर में आ जाते, उनके लिए काम नहीं करेंगे तो हम फिर हमारा पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या रह जाएगा, जीरो। तो हम जो है अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे उसकी सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, उसका तो हमें परवाह नहीं करना है। हमको तो परवाह करना है कि हमने जो वादा किया बिहार के जनता से, हम अपने लोगों से, उस वादा पे हम कायम है कि नहीं है। तो हम अपने वादा पे तो कायम रहने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तो क्या हिस्सेदारी चाहते हैं महागठबंधन में? हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे महागठबंधन में जितने भी पार्टी है, सबको पता है कि उनकी पार्टी का ताकत क्या है, उनके पास जनाधार कौन है, कौन लोग उनको वोट देते हैं। और 243 ही सीट है और सभी को सब कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ना है। बस हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष है, उनको सही से निर्णय लेना है। वोट के आधार पे, यानी कि पूंजी के आधार पे पार्टनरशिप होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी पूंजी के आधार पर पार्टनरशिप हो। ये नहीं कि बड़ा नाम है तो ज़्यादा जगह खाना दे दीजिए, जो कम नाम है तो उसको कम खाना दीजिए। ये तो वर्षों से हमारे साथ होते आया है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष है, वो सही निर्णय ले कि उनके पास होगी ना कि आपने तैयारी की होगी, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, तैयारी तो 243 पे है।
पूरा हर राज्य जिला में हम लोग एक्टिव हैं। और हाँ, उम्मीद की बात करेंगे तो हमने पिछले मार्च महीने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक वाल्मीकि नगर में हुआ था। वहाँ पे हम लोगों ने इच्छा जाहिर किया था कि हमारी पार्टी आने वाले विधानसभा में 60 सीट पर लड़ेंगे और बिहार में 2 नंबर का कुर्सी डिप्टी सीएम का जो कुर्सी होगा वीआईपी पार्टी का होगा, क्योंकि बिहार में 37% हम अति पिछड़ा है। और हमारा घोषणा भी है कि हमारे पास पार्टी में जितना भी सीट होगा उसका आधा सीट जो है अति पिछड़ा और एससी में हम लोग कैंडिडेट बनाएंगे। तो क्योंकि अति पिछड़ा के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बाद पहली बार ऐसा है कि इस वर्ग से कोई लीडरशिप निकला है और मैं इस लीडरशिप को आगे लेके जाऊंगा और अति पिछड़ा समाज को राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दूंगा। भाजपा के जैसा नहीं कि पिछले 2020 में कहते हैं कि अति पिछड़ा मेरा वोट है, अति पिछड़ा के साथ मैं हूं, अति पिछड़ा मेरे साथ है, लेकिन जब वो हिस्सेदारी देने की बात आता तो उसको शून्य कर देता है। 36-37% आबादी है, मात्र 9% टिकट दिया गया था भाजपा की तरफ से, लेकिन वही जगह पे हमने 40% टिकट दिया था 2020 में। और इस बार तो हम 50% पार करेंगे। अति पिछड़ा और दलित के बीच में एससी के भाई को हम 50% से अधिक टिकट देंगे। हमें लगता है कि आपकी बातों से लग रहा है कि महागठबंधन में इस बार अगर बात की जाए तो सेकंड नंबर की पार्टी आपका है। निश्चित तौर पे हमने हमेशा अकेले चुनाव लड़के हमने दिखाया है। इसमें मेरा बोलने का पे नहीं जाइए, आप चुनाव आयोग के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ देखिए जहाँ हम बोछा में हम चुनाव लड़े वहाँ पे हमको 30,000 वोट आया, वहीं पे कांग्रेस को 1,300 वोट आया। सिमरी बख्तियारपुर में जहाँ हम लड़े वहाँ हमको 25,000 वोट आया। उसके बगल में कुशेश्वर है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को 5,000 वोट आया। तो वोट के और वोट सवाल है कि आपके कौन दे रहा है, ये मायने रखता। वोट तो एक समय में आज भी देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है बीजेपी के बाद। आज 2024 में भी हम लोग चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़े। कभी बिहार में उनकी सरकार भी हुआ करता था, लेकिन आज का परिस्थिति वो नहीं है। आज जो कांग्रेस पार्टी है वो कमबैक करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं, उनके बड़ी टीम जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो वोट जो है उनको जो उनके साथ कोर वोट था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है, लेकिन उस वोट में भी बहुत बड़ा संख्या जो है अभी कांग्रेस की ओर चल रही है, आ रही है। तो बात की जाए तो बिहार में कांग्रेस से ज्यादा मजबूत वीआईपी यानी मुकेश सहनी है। हमारे वोट हमारे पास है, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के बाद अगर किसी के पास वोट है तो वीआईपी पार्टी के पास वोट है। नाम वाइज अगर देखिएगा तो हमको जहां रखना चाहिए रखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको दूसरे नंबर का पार्टी बोलिए, तीसरे नंबर बोलिए, चौथे नंबर बोलिए, 5वें नंबर बोलिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास पूंजी के मामले में कहिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल के बाद अगर बिहार में अगर पूंजी है तो वीआईपी पार्टी के पास है। हम नीतीश कुमार जी से भी ज़्यादा हमारे पास पूंजी है। और ठीक है, बड़ा नाम है, बड़ा पार्टी है, मुख्यमंत्री हैं, तो वो जो भी अपना कर ले। लेकिन अगर पूंजी की बात है तो हमने एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमने साबित किया है। हमने दलित को भी टिकट देके साबित किया, हमने अपर कास्ट को भी टिकट देके साबित किया और निषाद को भी टिकट देके साबित किया कि हमारा जो वोट हमारे साथ है और एक भी वोट किसी इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं होता है। वोट के टाइम में हमारे साथ गिर रहा है, तो ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड ही कहता है। तेजस्वी अगर नहीं मानती हैं आपके बात, नहीं मानते हैं अगर आपकी बात कि भाई हम 60 सीट नहीं दे पाएंगे, 60 सीट आप मांग रहे हैं, 70 सीट कांग्रेस मांग रही है, लेफ्ट मांग रही है, तब तो उनके पास बचेगा ही नहीं, तो खुद 40 सीट पा जाए। मेरी बात सुनिए, तो ऐसे में तो क्या फिर आप बीजेपी में आ जाएंगे, एनडीए में आ जाएंगे? नहीं, मैंने क्या कहा कि नेता प्रतिपक्ष और कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष है तेजस्वी जी, वो सही निर्णय ले, उनको ही निर्णय लेना है। हम उनके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप बिहार के राजनीति में लीडर हैं और आपको पता है कि इनके पास कितना वोट है और कितना उनका जनाधार है और 243 है। उनके अनुकूल आपको निर्णय लेना, सही निर्णय लेना है। जिनके पास जितना पूंजी है उसके आधार पर उनको सीट को आपको बंटवारा करना है, तो निर्णय तेजस्वी जी को लेना है। हम तो उनके ऊपर छोड़ दिए हैं कि उनको निर्णय लेना है। हमारा डिमांड क्या, हम चाहते इतना है। हम तो ये भी कहते हैं कि भाई 5-10 सीट कम ज़्यादा जो भी होगा वो कोई मायने नहीं रहेगा। हम लोगों के विचार से राजनीति अभी कर रहे हैं, लालू जी की विचारधारा के साथ हम लोग गरीब पिछड़ा दलित के राजनीति करना चाहते हैं। अम्बेडकर साहब के विचार को लेकर चल रहे हैं, तो हमारे लिए सीट मायने नहीं रखता, हमारे लिए जीत मायने रखता है, हमारे लोगों को आंसू पोंछना हमारे लिए मायने रखता है। और हमारे छोटे भाई तेजस्वी को निर्णय लेना है कि कौन दल के पास कितना ताकत है, जनाधार है, उस हिसाब से हिस्सेदारी दे, किसी का कोई हक मारी ना हो, यही उनसे आग्रह करेंगे। एक अंतिम सवाल, ये प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हो, किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, माने किसकी टीम बने हुए हैं? नहीं, देखिए, मैं आरोप लगाना मुझे उचित नहीं होगा। वो अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बोल तो बहुत अच्छा रह रहे हैं और जो बोल अगर वो ऐसा हो जाए तो हमारा बिहार बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे निकलेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं और करेंगे क्या, ये आने वाला समय बताएगा। वो अपना मेहनत कर रहे हैं, उस पर हम लोग क्या ही करेंगे। यहाँ पे 2 धारा की लड़ाई है, एनडीए, इंडिया वर्सेस एनडीए।
और यहाँ पे और कोई कुछ नहीं होना। भविष्य में वो अपना जो कर रहे हैं आगे वो काम करेंगे, टिके रहेंगे तो देखा जाएगा। अभी तो कोई फैक्टर नहीं है हम लोग के तेजस्वी लिए। की बात हो गई, मुकेश सहनी की बात हो गई, चिराग पासवान सरकार में है लेकिन आजकल देख रहे हैं ट्वीट कर रहे हैं, पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था, ताकि वो किस पे केंद्र में वहाँ पे वो सरकार है, बिहार में उनकी सत्ता में जिनके साथ है उनकी सरकार है, तो फिर सवाल क्या उठा रहे हैं और वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं। नहीं देखिए, चिराग जी जो स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी थे, जो हम लोगों के अभिभावक थे, नेता थे, हम लोग उनको बताए हुए रास्ते पे चलने का काम करेंगे हमेशा। और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। जो जो ताकत अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का था, वो चिराग जी में नहीं है। वो आप बताइए ना, जिनके पिताजी का प्रतिमा फेंक दे, जिनकी पार्टी को तोड़ दे, घर परिवार को तोड़वा दे, और फिर उन्हीं के साथ आप चले गए, उन्हीं के गोद में। आपके पिताजी ने अटल जी का सरकार गिरा दिए थे एक समर्थन लेके, आप उनके पास जा रहे हैं। भाई क्यों? आप 2024 में घूम घूम के नीतीश कुमार को आप कितना गाली दे रहे थे, क्या कर रहे थे? नीतीश कुमार जी को आपने कितना कमजोर कर दिया। गरीब पिछड़ा दलित की राजनीति करने वाला नीतीश कुमार को आपने उनको असहज कर दिया। आप किसके कहने से? वही भाजपा के कहने से। तो आपकी राजनीति क्या है? आपकी राजनीति आपकी व्यक्तिगत पर्सनल लाभ के लिए है। आपका राजनीति जो है आपके दलित भाई के लिए नहीं है। अगर दलित भाई के लिए होता तो आप हमारे साथ खड़ा होते। जैसे आज हमारा जो है ईमानदारी जो है हमारे निषाद के साथ है, बिहार के साथ है। देश में तानाशाही ना चले, इसके लिए आज भाजपा के साथ। नहीं तो मेरे पास भी ऑप्शन था 2024 में उनसे गठबंधन करने का। आपने देखा कि मेरे पार्टी में जो घूम रहा था, उन लोगों को उन लोग टिकट देकर भारत सरकार में मंत्री बना के रखा है। हम तो मंत्री बन ही गए थे। हम अगर मोदी जी, अमित शाह, योगी जी ये सब का जिंदाबाद करते तो अभी तक हम मंत्री बने रहते। लेकिन नहीं, हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए बिहार से लेकर यूपी तक लड़ाई लड़ रहे थे। और उसका अंजाम जो भी हो उसको हमको परवाह नहीं है, हम अभी भी संघर्ष करें। लेकिन आपने क्या उनके साथ है? 2020 में आप इतना गाली दे रहे, फिर अभी आप कह रहे कि हमारा सीएम का चेहरा नीतीश कुमार जी है। तो अभी 243 लड़ेंगे, कभी आप ट्वीट कर दे रहे हैं। तो ये सिर्फ टिकट जो है, फिर 2-4 सीट कैसे बढ़ जाए, बीजेपी के कहने से कैसे नीतीश कुमार जी असहज है, उसके हिसाब से चिराग जी का स्टेटमेंट होता है। भाई आप अपना जो बात 2025 में आपने 20 में आपने बात रखा था ना, फिर से रखिए। उस समय गलत थे और नीतीश कुमार से अच्छे कैसे हो गए भाई? आज तो तबीयत भी खराब है और स्वस्थ भी है। उस रोज तो हम लोग भी बोलते थे अच्छे हैं, आज हम मानते हैं कि तबीयत और स्वस्थ हो। आज कैसे आपको अच्छे लग रहे हैं? तो ये सारे चीज है। चिराग पासवान जी विचार के साथ उनको चलना चाहिए।